लेटर मुगल्स को स्टार्ट करते हैं। लेटर मुगल्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो ये भी देखें कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे होता है। औरंगजेब की डेथ के बाद उसके जो सन होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन राजा बनेगा। इसी चक्कर में लड़ाई होती है, तो आपस में इनकी लड़ाई होती है। तो औरंगजेब का एक सन है जिसका नाम होता है मौजम। ये जीत जाता है। किसको हराता है? ये इसके अपोजिट में होता है मोहम्मद आजम शाह, उसको डिफीट करता है बैटल ऑफ जजाऊ में, और मौजम जीत जाता है और ये नया राजा बनता है मुगल एम्पायर का। तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंट रूलर मुगल एम्पायर के और उनके समय होने वाली इम्पोर्टेंट इवेंट। तो जैसा कि हमने देखा कि मौजम नया राजा बनेगा औरंगजेब के बाद। तो मौजम का दूसरा नाम है बहादुर शाह वन। इसका टाइम पीरियड 1707 से लेके 1712 तक रहेगा। इसकी पॉलिसी कैसी थी? ये हिंदू की तरफ टॉलरेंट था। टॉलरेंट मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। इसने हालांकि जजिया टैक्स तो अबोलिश तो नहीं किया था, बट ये जजिया टैक्स को कभी स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं कि कलेक्ट भी करेगा, तो स्ट्रिक्टली कलेक्ट भी नहीं करता था ये जजिया टैक्स को। उसने डेक्कन वाले एरिया में एक और काम किया, जो मराठा लोग थे उनको सरदेशमुखी दे दिया इसने। सरदेशमुखी क्या होता है? एक टैक्स कलेक्ट करने का तरीका होता है। तो सरदेशमुखी का राइट मराठा को दे दिया। हालांकि चौथ भी देना चाहता था, बट चौथ नहीं दे पाया था। चौथ भी टैक्स कलेक्ट करने का एक तरीका होता है, ये नहीं दे पाया था ये मराठा लोगों को, ये बहादुर शाह वन। एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है काफी खान। हाँ, काफी खान। तो काफी खान क्या लिखते हैं इसके बारे में? काफी खान इसको एक टाइटल देते हैं साहेब ए खबर। मतलब इसको कुछ भी पता नहीं है, साहेब ए खबर है बस, राजा है बस, इसको अपनी कोई खबर नहीं। तो ये तो है बहादुर शाह वन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो किंग बनेगा उसका नाम है जहांदर शाह। तो जहांदर शाह ने इजारेदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इजारा सिस्टम। तो ये एक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सिस्टम होता है। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मतलब एक किसान है, उसको राजा को टैक्स देना है जाके, ठीक है, तो ये सिस्टम चलता है। बट इसने क्या किया, एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि तुम ऐसा है ना, किसान से टैक्स कलेक्ट करके मुझे दे दो, और एक फिक्स अमाउंट उसने तय कर दिया कि इतना मुझे चाहिए। तो उसी हिसाब से वो थर्ड पर्सन जाता था किसान के पास से, टैक्स कलेक्ट करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को दे देता था। मगर इसमें क्या किया, इसमें करप्शन बहुत ज्यादा हुआ था उस समय। क्या हुआ कि ये जो थर्ड पर्सन था, ये किसानों से तो मोटी रकम ले लेता था, और राजा को तो भाई फिक्स ही लेना है, ठीक है, तो उसको जितना देना है उतना दे देता जाके, और किसानों को एक्सप्लॉइट करता था जाके, उनसे मोटी रकम वसूलता था। तो इसकी ये कमियां भी रही हैं ये इजारेदारी सिस्टम की। अब नेक्स्ट, इसके समय एक पर्सन था जिसका नाम था जुल्फिकार खान। एक्चुअली ये जुल्फिकार खान ही जहांदर शाह की हेल्प करता है इसको गद्दी में बिठाने में। और बाद में यही जो जुल्फिकार खान है वो इसके जहांदर शाह के ही अंडर में ये पीएम बन जाता है। पीएम मतलब एक मेन मंत्री की पोस्ट होती है। पीएम मतलब प्रेजेंट का प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं, ये मेन मंत्री की पोस्ट होती है, तो पीएम बन जाता है ये। उसके बाद ये क्या करता है जहांदर शाह, मराठा लोगों से और राजपूत लोगों के साथ ना बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो फ्रेंडली रिलेशन जब स्टैब्लिश करता है, तो ये उनको खुश रखने के लिए क्या करता है, जजिया टैक्स अबॉलिश कर देता है कि भाई जजिया टैक्स नहीं देना है। और मराठा लोगों को तो सरदेशमुखी और चौथ, ठीक है, चौथ भी दे देता है ये। और उस समय मराठा लीडर होते हैं साहू जी, तो उनको ये सरदेशमुखी और चौथ भी दे देता है। एक अम्बेर के राजा होते हैं जयसिंह, उनको ये टाइटल देता है, टाइटल होता है कि मिर्जा राज सवाई, ठीक है, तो सवाई राजा जयसिंह, तो उनको ये टाइटल मिलता है मिर्जा राज सवाई। एक और पर्सन होते हैं अजीत सिंह, उनको ये टाइटल देता है महाराजा का। तो ये था जहांदर शाह के बारे में। अब नेक्स्ट किंग आएगा फारूक सियार। तो फारूक सियार जजिया को तो कंप्लीटली अबोलिश कर देता है। हालांकि फारूक सियार ना, दो पर्सन उस समय थे, ठीक है, वो इसको राजा बनाने में हेल्प करते हैं फारूक सियार को। वो पर्सन दो थे कौन? एक है अब्दुल्ला खान, एक हुसैन अली। इन्हें किंग मेकर कहा जाता था। मतलब राजा बनाने में, किसी को राजा बनाना है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। तो फारूक सियार को तो इन्हीं दोनों ने राजा बनाया था। तो obvious सी बात है, ये फारूक सियार इन्हीं का पपेट बन गया था। पपेट मतलब कठपुतली के तरीके ये लोग इसको चलाते थे। तो अब आगे देखते हैं इसकी पॉलिसी कैसी थी, रिलीजियस पॉलिसी। एक्चुअली ये भी, इसकी पॉलिसी भी टॉलरेशन की पॉलिसी थी। मतलब ये भी हिंदू लोगों को अच्छा खासा, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, ये टॉलरेशन की पॉलिसी थी। इसने क्या किया, जजिया टैक्स को अबोलिश कर दिया, पिलग्रिम टैक्स को भी अबोलिश कर दिया।
उसके बाद इसने एक और उस समय ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। ये ना बंगाल में ट्रेड के लिए इसके पास परमिशन लेने आई थी। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ना वो फरमान, रॉयल फरमान इनको दे दिया था कि जाओ अब अपना बंगाल में ट्रेड करो जाके फ्री में। हालांकि इसके बारे में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें डिटेल से जानेंगे। अभी तो बस इतना है कि इतना याद रखना है कि यहाँ पर इसी के समय, फारूक सियार के समय ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने का फरमान मिलता है। बाद में ये जो सैयद ब्रदर होते हैं, सैयद ब्रदर, यही इसको राजा बनाते हैं और यही इसको गद्दी से हटा भी देते हैं। ठीक है। एक और इसके बाद नेक्स्ट किंग आता है रफी उद दजारत। ये मुगल अंपायर का सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड का किंग रहेगा, तो इसका तो बहुत ही कम दिनों तक रूल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मुगल अंपायर का किंग आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय क्या होता है, मुगल अंपायर में ना बहुत सारे ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट होते हैं। ऑटोनोमस मतलब मुगल अंपायर से अलग होके ये लोग अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करते हैं। जैसे एक होते हैं निजाम उल मुल्क, ये डेक्कन वाले एरिया में अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करते हैं। एक होता है सादत खान, ये अवध को फाउंड करते हैं। एक है मुर्शीद कुली खान, ये बंगाल बंगाल को फाउंड करते हैं। ठीक है। एक्चुअली उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला एरिया आता था, तो मुर्शीद कुली खान ये बंगाल एम्पायर को फाउंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्हीं के समय, इसी रंगीला के समय नादिर शाह का अटैक होता है इंडिया में। तो नादिर शाह क्या करता है, दिल्ली में बहुत लूटपाट मचाता है और यहाँ से यहाँ जो कोहिनूर डायमंड था वो उठा के लेके चला गया। उसके बाद क्या होता है कि ये सैयद ब्रदर जो थे, ठीक है, तो हालांकि ये ही बिकेम किंग विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर ने इसको राजा बनाया था, मगर क्या होता है कि बाद में यही पर्सन रंगीला सैयद ब्रदर को ही मार देता है और ये निजामुल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर को ही मरवा देता है। ठीक है। उसके बाद नादिर शाह से इसकी लड़ाई भी होती है। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ करनाल। हालांकि उसमें नादिर शाह को ये हरा भी देता है। एक और पर्सन होता है अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानिस्तान से आता है। ये भी इसी के समय इंडिया में अटैक करेगा फर्स्ट टाइम। हालांकि अहमद शाह अब्दाली एक और बार अटैक करेगा, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली का फर्स्ट टाइम अटैक रंगीला के टाइम में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट मुगल किंग बनता है अहमद शाह। अच्छा, ये अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। ये अहमद शाह मुगल अंपायर वाला था और अहमद शाह अब्दाली वो दूसरा था। ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला का एक ओनली सन था। अहमद शाह मोहम्मद शाह रंगीला का सन था, एक ही बेटा था इसका। ये इनकम्पिटेंट रूलर था, इसको कुछ नहीं आता था। तो एक्चुअली इसको कुछ आता जाता तो था नहीं, तो कैसे गवर्नेंस चलाई जाए। तो इसकी मम्मी थी उधम बाई, वो मुगल अंपायर को इसके समय मतलब चलाती रही। तो उनको एक टाइटल दिया गया था, ओके, कुबलाई आलम का टाइटल। नेक्स्ट मुगल किंग होता है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड के समय ही बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी क्या है, इसके बारे में मॉडर्न में डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मुगल किंग बनता है शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड के बारे में देखते हैं। तो इसी के समय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये वही है अहमद शाह अब्दाली है, इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा जाता है। हालांकि इसमें मराठा हार जाते हैं, ये मराठा वाले टॉपिक में फिर से डिटेल से आएगा। एक और बैटल होता है बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में होता है। ये जो शाह आलम सेकंड है ना, ये बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करता है। हालांकि बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग एक तरफ मिल के लड़ते हैं। एक होता है ये शाह आलम सेकंड खुद, और एक होते हैं मीर कासिम, ये बंगाल के नवाब होते हैं। एक होते हैं सुजाउद्दौला, ये होते हैं अवध के नवाब। ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ कौन होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इन तीनों को लगता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा के यहाँ से भगा देते हैं। बट होता ऐसा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों को हरा देगी। ठीक है। अब ये तीनों के तीनों हार जाएंगे। तो इसके बाद 1765 में एक इलाहाबाद ट्रीटी होगी। इलाहाबाद में समझौता ट्रीटी होगा। उसमें क्या होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना ये शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ का दीवानी राइट ले लेगी। अब ये शाह आलम हार गए हो तो आपको तो देना ही पड़ेगा ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट मिल जाता है। दीवानी राइट का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है इस इलाहाबाद ट्रीटी के साथ। और उसके बाद ये जो शाह आलम सेकंड है, इसी के बाद इसकी जो पोजीशन थी वो बिल्कुल वीक हो गई। अभी तक तो आप बादशाह थे, अभी आप अंग्रेजों के हाथ से हार गए हो, तो आपकी पोजीशन क्या बची। तो अंग्रेज इसको एज ए पेंशन बोलेगा, बस बस हम तुमको पेंशन देंगे, अब पेंशन में जियो। तो इसके बाद से इसकी तो बिल्कुल ही चलती नहीं थी, बिल्कुल ही खत्म था ये मुगल अंपायर, कह सकते हो।
अब नेक्स्ट किंग बनते हैं मुगल एम्पायर के अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ना जो राम मोहन रॉय हैं, राम मोहन रॉय इनको एक टाइटल देता है राजा का, और ये बाद में राजा राम मोहन रॉय के नाम से जाने जाते हैं। तो अकबर सेकंड ने एक और काम किया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल शुरू को बात की थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल। उसका नाम क्या था? फूल वालों की सैर। तो ये याद रखना, हिंदू मुस्लिम फेस्टिवल अकबर सेकंड ने शुरुआत की थी, और राजा का टाइटल राम मोहन रॉय को इसी ने दिया था। नेक्स्ट और लास्ट मुगल किंग होगा बहादुर शाह सेकंड। तो ये लास्ट मुगल एम्परर रहेगा। एक्चुअली ये पोइट भी था, ये लिखता भी था, और ये एक पेन नेम जफर, अंडर जफर पेन नेम ही लिखता था। ये पेन नेम क्या होता है, मतलब ये एक्चुअली कोई राइटर होता है ना, वो जब कभी अपना ओरिजिनल नाम यूज ना करके किसी एक मतलब फॉल्स नेम, झूठे नाम के अंडर में ये कोई राइटिंग लिखता है, तो उसे कहते हैं पेन नेम। तो ये जफर के नाम से लिखता था, तभी इसको पूरा नाम बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। तो इसी के समय 1857 का रिवॉल्ट होता है। ये रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करता है, रिवॉल्ट में अपने आप को ये एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देता है। और हालांकि वो रिवॉल्ट में ये लोग हार जाते हैं। तो रिवॉल्ट के बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार इसको कहती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहती है कि तुमने हमारे खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ ना बगावत की है, तो तुम ही जिम्मेदार हो। तो इसको क्या करते हैं, ये लोग रंगून की जेल में डाल देते हैं। रंगून एक्चुअली ये प्रेजेंट ये म्यांमार में जगह है, पहले उसका नाम वर्मा था, बर्मा, अब उसका नाम म्यांमार है। म्यांमार में ये जगह है रंगून, वहाँ इसको डाल देते हैं। हालांकि वहीं इसकी मौत हो जाती है, और इस तरीके से जो लास्ट मुगल एम्परर था वो भी खत्म हो जाता है, और मुगल एम्पायर पूरे तरीके के बाद बसता इन्हें सब खत्म हो जाता है। तो ये तो थे मुगल एम्पायर के मतलब लेटर मुगल एम्पायर के किंग। अब कुछ और देखते हैं कि मुगल एम्पायर आखिर में ये खत्म क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या रीजन रहे। तो अब देखते हैं पहला रीजन क्या है कि औरंगजेब की डेथ के बाद मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी रही, मतलब स्टेबिलिटी तो रही नहीं। देखो 2-2 साल के लिए, 5-5 साल के लिए, 6-6 महीने के लिए राजा बन रहे हैं, तो अभी कैसे चला पाओगे ना। और आप राजा बन रहे हो, आपको कुछ आता जाता है नहीं, नोबल्स लोग अपना चला रहे हैं। तो ऐसा था कि ये जो मोस्टली जो मुगल एम्परर थे ना लास्ट वाले, उनको वो बिल्कुल ही नवाब और नोबल्स के हाथ के ना पपेट ही थे, कुछ नहीं आता था। अभी नवाब लोग, नोबल्स लोग अपनी मन की मर्जी चला रहे हैं, वही एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। अभी वो सब चलाएंगे तो आप क्या करोगे, आप तो बैठे रहोगे, तो आपको अपने हिसाब से घुमाएंगे। तो ये सिस्टम था इनके यहाँ, तो ये भी एक रीजन बनेगा। उसके बाद इनका जो मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था लेटर मुगल्स का, ये बिल्कुल कमजोर था। और ये पता भी चलता है जब नादिर शाह का अटैक होता है, अहमद साहब दाली का अटैक होता है, तो इनको कितना ज्यादा, अभी ये लोग हार ही जाते हैं, इतना लूटपाट मचाता है, तो भी आपको दिख गया ना कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते इनके अटैकर के खिलाफ। तो एक ये रीजन बनेगा। उसके बाद ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस स्टेट इसी के समय, वो रंगीला के समय देखो, अवध अलग हो जाता है, और ये उसके बाद बंगाल अलग हो जाता है, डेक्कन वाले एरिया में हैदराबाद अलग हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मतलब ऑटोनोमस स्टेट बनते हैं। तो मुगल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी, वो तो वीक हो जाएगी ना, आपके साथ ही कोई नहीं रहना चाहता। उसके बाद औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी, औरंगजेब का एटीट्यूड हमने देखा ही, मराठा की तरफ, राजपूत की तरफ, जाट की तरफ। तो ये लोग उसके दुश्मन बन गए मुगल एम्पायर के। अभी ये दुश्मन क्यों ना बने, आप ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी करोगे तो बनेंगे दुश्मन। उसके बाद ये हिंदू की तरफ कैसी पॉलिसी देखा, इसकी कैसी पॉलिसी थी, इतना डिस्क्रिमिनेशन, मंदिर तोड़ेगा। अभी जब आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदू आपको क्या, हिंदू अपने आप को एलियनेट समझने लगेगा कि ये कैसा मुगल बादशाह है, ये तो क्या करता है, ये इतने सारे मंदिर तोड़वाता है। तो ये सब रीजन बनेंगे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल हमारा मुगल एम्पायर का पूरा टॉपिक। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मराठा स्टेट, मराठा एम्पायर। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।